वालेकुम। एस चौधरी आज आपकी खिदमत में अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। और आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं पाकिस्तान के मायानाज क्लाइंबर माउंटेनियर, बड़ा तजुर्बा रखते हैं माउंटेनियरिंग में। और जैसे मैंने आपसे इधर कहा था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि K2 पे क्या हुआ, वो K2 को इस विंटर एक्सपीडिशन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो अभी उनसे बात करेंगे। तो आप की खिदमत में हाजिर हैं पाकिस्तान के मशहूर क्लाइंबर इम्तिसाल आबद जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक जी ठाक हैं? आशिर बिल्कुल ठीक ठाक। और थोड़ा सा तारफ आप भी अपना करवा दीजिएगा नाज़रीन, ताकि वो भी आपको जाने कि आप तारुफ तो जनाब आपने बहुत खूबसूरत करवा दिया। अब मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि मेरा माउंटेनियरिंग में बहुत ज़्यादा तो तजर्बा नहीं है, लेकिन ये कि दो चार हमने 2019 से हमने इसको प्रॉपर स्टार्ट किया और अभी तक कोई कम से कम हम 5 पीक्स कर चुके हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब तक जितनी पीक्स की हैं वो ऑलमोस्ट सारी अनक्लाइम्ड भी थी, वेरी गुड, और वेरी गुड। जिन एरियाज में वो पीक्स थी उनमें वो हाईएस्ट भी थी। और हम जैसे मैदानी इलाकों के लोगों के लिए इस तरह की छोटी अचीवमेंट्स भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाहिर है हमारे लंग्स, हमारी बॉडी, हमारा स्टेमिना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इस तरह लेके चल रहे हैं, देखिए इंशाल्लाह और फ्यूचर में आपको अच्छी एक्सपीडिशंस देते रहेंगे। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आपकी एक तो माउंटेनियरिंग तो हो गया, मतलब ये तो एक शौक है। हाँ तो जी इसके अलावा आप क्या बिजनेस करते हैं, जी क्या करते हैं, वो भी नाजरीन को जरूर दिखाएं। मैं जनाब बिल्कुल वही बताता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक इमिग्रेशन लॉयर हूँ और बाय पैशन एक माउंटेनियर हूँ। जबरदस्त। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आप किस तरह के मतलब आप जो लॉयर हैं, आपकी क्या क्या सर्विसेज देते हैं, वो भी हाँ नाजरीन, जी ताकि जी अगर जी वो जी आपसे जी खिदमत जी लेना चाहे तो ज़रूर। जी बिल्कुल जनाब। उसमें ये ऐसा है आशिर, हम पिछले 14 साल से हमारी इंडिपेंडेंट लॉ फर्म है। मेरी इंडिपेंडेंट लॉ फर्म है और उसमें हम अमेरिका को एक्सक्लूसिवली डील कर रहे हैं। अमेरिका की हर तरह की इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी वीज़ा, फैमिली वीज़ा, इनको हम प्रॉपर्ली डील कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज हम पिछले 14 साल से प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा ये है कि फिर बाकी दुनिया की भी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन लेकिन मेन हमारा आपका बिजनेस मेन हमारा कंसर्न जो है वो यूएस है, यूएस इमिग्रेशन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, तो हम अपने हाँ बेसिक जी इशू पे आते हैं जी ज़रा। बिल्कुल। तो आप इस K2 की विंटर एक्सपीडिशन को किस लिहाज से देख रहे हैं, कि क्या हुआ, क्या गलतियां थी, क्या आशिर खामियां ये थी? जिस वक्त एक्सपीडिशन, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके इससे भी पीछे थोड़ा सा ले जाते हैं। ये एक्सपीडिशन कोई 2021 में ही अटैम्प्ट नहीं हुई, ये इससे पहले भी बहुत दफ़ा अटैम्प्ट हो चुकी। लेकिन K2 एक ऐसा पहाड़ है, आपको मालूम है, उसको सेवेज माउंटेन भी कहते हैं। वो इटसेल्फ एक किलर है। ठीक हो गया। और फिर -65 वेदर, इसी वजह से ये आज तक विंटर में हो नहीं सका। और यही टीम जॉन स्नोरी और निर्मल पुरजा, उसके साथ ये मिंगमा जी, यही टीम इसको 2019 में भी ट्राई कर चुकी है। कर चुके हैं, और तब ये इकट्ठे ट्राई कर चुके तब हैं। ये इकट्ठे ट्राई कर ठीक हो चुके गया। हैं एंड दे ऑल वर क्लाइंट्स ऑफ SST, सेवन समिट ट्रैकर्स, जो नेपाल से इसको मूव करती हैं। ठीक हो। तो ये सेवन समिट ट्रैकर्स जो नेपाल से मूव करते हैं, ये सब उसके क्लाइंट थे। 2019 में ये नहीं इसको क्लाइम कर सके ड्यू टू सर्टन रीजंस। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये जो माउंटेन्स की राइवलरी है ना, ये भी बड़ी आखिर एक संगीन थ्रेट है माउंटेनियर्स के लिए। ये भी इसको मैं जरा अभी, राइवलरी जो आप इसको जरा थोड़ा सा हाँ हाँ, और तफसील में दे मैं दें, इसको ताकि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा। हमारे देखने वाले सारे माउंटेनियर नहीं है, मतलब आम पब्लिक के हाँ, लिए हम ये कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा अभी, लेकिन मैं जो पहले जो मेन बात आपको बता रहा हूँ, पहले उसको 2019 में ये इसको कंप्लीट नहीं कर सके। 2020 में फिर कोरोना की वजह से कोई भी मूवमेंट हो नहीं सकी, तो लिहाजा जाहिर है वो फिर नहीं हुआ। तो
2000 नेक्स्ट आ गया ये हमारा 21, जो जिसको हम विंटर एक्सपीडिशन 21 बोलते हैं। अब ये नवंबर में स्टार्ट हुई और सारी चीज़ें 24 माउंटेनियर्स ऑलमोस्ट, और तकरीबन कोई 100 के करीब इन्होंने शर्पाज प्लस ये जो हमारे पोर्टर्स होते हैं ये हायर किए टीम सारी, और चीज़ें बड़ी कंट्रोल में थी। अब एक और बात जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 2019 में ये जो सब 7 समिट ट्रैकर्स के क्लाइंट थे, ये 2021 में ये थोड़े अलग हो गए। निर्मल पुरजा इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे थे। जॉन स्नोरी जो पहले एसएसटी के साथ थे, उनके कुछ मिंगमा जी के साथ जो क्लैशेस थोड़े से बने 2019 में समिट को लीड करने और उस हवाले से, तो वहाँ 2019 में ये मिंगमा जी के साथ आए थे। ये मिंगमा जी के साथ ठीक हो गया। तब इनके क्लैशेस बने, इनके कुछ जो भी इंटरनल कोई इश्यूज बने, या देखिए पसंदीदा या नापसंदीदगी भी बहुत मैटर करती है। इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान की एक फर्म जो है उसके साथ एग्रीमेंट किया, तो और अली सदपारा जो थे उस एक्सपीडिशन, उस जो टूर ऑपरेटर थे पाकिस्तानी, उनके साथ ऑलरेडी अटैच थे। अब टीम फॉर्मेशन ऐसे होगी कि नेपाली जो थे वो एक अलग टीम बन गए, और इधर जॉन स्नोरी और कुछ यूरोपियन क्लाइंबर्स जो थे जो कि डिफरेंटली मूव कर रहे थे, उनमें से कुछ एसएसटी के कस्टमर थे, ठीक हो गया। कुछ जैस्मिन टूर्स के कस्टमर बन गए। कुछ जो फॉरेनर थे वो जैस्मिन के भी थे, जॉन स्नोरी के अलावा। जी, जॉन स्नोरी के ठीक हो अलावा। गया। अच्छा, अब ये सब, लेकिन अब हुआ ये कि ऑल दो ये सब एक्लेमेटाइज थे, लेकिन नेपाली, देखिए हम नेपालियों की किसी भी तरह जो है उनकी आप क्या कह सकते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ को हम चैलेंज नहीं कर सकते। नो डाउट दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उस हवाले से वो ऑलरेडी एक्लेमेटाइज थे, दे वर वेरी प्लान्ड अबाउट इट। और आपको पता है माउंटेन्स में जो प्लानिंग है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, वो जो थे वो पूरे एक्लेमेटाइज भी होके आए, और फिर उनकी जो प्लानिंग और उनकी जो एक यूनिटी रही ना, वो भी बिल्कुल उसमें हम एग्जाम्पलरी रही। वो बड़ी बेमिसाल किस्म की उन्होंने वो एक एग्जाम्पल सेट की। अच्छा, सॉरी, 13 जनवरी को वो एक विंडो थी कि जिसको इन्होंने अटेम्प्ट करना था। अच्छा, विंडो क्या चीज़ होती है? जी, मैं आपको बताता हूँ। विंडो, देखिए विंडो हर माउंटेन का एक वेदर है, और क्लाइंबर्स क्या करते हैं कि हम बेस कैंप पे जाके बैठ जाते हैं, और फिर हम वेट करते हैं कि ये माउंटेन हमें अब कब एक 6-7 दिन का टाइम देगा कि हम उसको सबमिट कर लें। वो इक्विपमेंट से देखी जाती है। हाँ, देखिए उसमें अब तो जाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें इक्विपमेंट भी है, उसमें कुछ छोटे माउंटेन जैसे होते हैं तो उसमें तो वैसे ज़ाहरी तौर पे भी मालूम हो जाता है वेदर कंडीशन को देख के, लेकिन नॉर्मली फोरकास्ट के हिसाब से पता चल जाता है कि कब एक गुड वेदर आपको अलाउ करेगा कि आप उसको क्लाइंब कर सकें। वो एक बेस्ट टाइम होता है किसी भी जो है माउंटेन उसको सबमिट करने का। अब they were expecting a good window like between in 13 to 17-18 जनवरी। अच्छा, और इस टाइम में जॉन स्नोरी और मोहम्मद अली सदपारा और इनकी टीम विद साजिद सदपारा, ये सारे, ये भी पूरे एक्लेमेटाइज भी थे और देवर रेडी भी थे। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि वो जो मैंने आपको पहले राइवलरी वाली एक बात बताई, देखिए राइवलरी क्या है, माउंटेन के ऊपर हमारी जंग किसी से नहीं। अब ये कोई क्रिकेट नहीं है, ये कोई रेस नहीं है कि जिसमें सब भागे और 1-2 जीत गए। ये रेस है अगेंस्ट नेचर, ये रेस है कैपेबिलिटीज़ की, ये रेस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ की। उस माउंटेन के ऊपर सरवाइव करना उन कंडीशंस में -65 पे, फिर क्लाइंबिंग, फिर ऑक्सीजन के इश्यूज़, फिर आपके पर्सनल गियर्स। अब ये चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 आगे बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो डिज़ास्टर की तरफ जा रही थी। तो अब जॉन स्नोरी जो कि 2019 में भी ये अटेम्प्ट कर चुके थे।
अब जॉन्स अब ड्यूटीज इन्होंने कैसे असाइन की आपस में, विद ओरल एग्रीमेंट है कि उनका डिसाइड हुआ कि हम C3 तक जो रोप फिक्सिंग करनी थी वो जॉन स्नोरी और सदपारा और साजिद सदपारा, और इसके अलावा वो जो एक और थे। अच्छा, अब इन डिसाइड ये हुआ ओरली उनके माबैन के C3 तक जो रोप फिक्सिंग है वो जैस्मिन टूर्स वालों ने करनी है। अब उसमें चूँकि साथ साथ एक्लेमेटाइजेशन भी हो जाती है, तो ये सारा काम साजिद सदपारा और मोहम्मद अली सदपारा और इस टीम ने किया। साथ जॉन स्नोरी भी थे, और अल्टीमेटली वो तो अपनी एक्लेमेटाइजेशन कर रहे थे और रोप फिक्सिंग ये हमारे पाकिस्तानी क्लाइंबर कर रहे थे। अच्छा, साथ इनके एटनस भी उसी टीम में इनके साथ शामिल थे। ऑन दी अदर हैंड जो SST वाले थे और ये जितने नेपाली क्लाइंबर्स थे, इनका डिसाइड ये हुआ था कि C3 से आगे फिर C4 आता है, उसके आगे वो बॉटल नेक जहाँ पे ये हादसा पेश आया। C3 से ऑनवर्ड समिट तक जितना रोप फिक्सिंग करनी थी वो नेपालियों के हिस्से में डिसाइड हुआ था। अच्छा, अब 13 जनवरी को ऑल्दो दे ऑल वर एक्लेमेटाइज्ड, लेकिन वो प्रीवियस जो एक 2019 का थोड़ा सा ग्रज था जॉन स्नोरी को, उसको जॉन स्नोरी थोड़ा सा इजी ले गए। उन्होंने कहा कि ये नेपालियों से होगा नहीं, और वो जैसे हमारा एक खिलाड़ी रेडी बैठा होता है ना पैड करके, तो वो बिल्कुल वैसे रेडी बैठे थे कि जैसे ही नेपाली पता चले कि ये कामयाब नहीं हो सके तो मैं फौरी तौर पे मूव कर जाऊँ। तो वो सक्सेस उन्हें मिलनी थी, नेपालियों को इज्जत अल्लाह ताला का काम है, तो वो उन्हें मिल गई और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली उसको क्लाइम कर लिया, और बाकी जो हुआ दुनिया ने देखा। अच्छा, अब मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना जॉन स्नोरी और ये जो टीम थी इसके लिए वहाँ पे एक्सपीडिशन ख़त्म करनी बनती थी। देखिए, माउंटेन्स में ना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिसीजंस डू मैटर। ये हमेशा बात याद में रखें। माउंटेन वहीं खड़ा है, वेदर विंडो अगले साल भी मिल जाएगी। आप एक साल नहीं भी चढ़ेंगे ना तो कोई आपको बैज नहीं मिल जाएगा, या अगर नहीं भी आप कर सकेंगे तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा, और अगर आप कर भी जाएंगे तो अगले साल किसी को भी याद नहीं होगी, ठीक होगी। लेकिन माउंटेन से कभी भी जिद नहीं, मतलब मैंने अपने थोड़े से एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि माउंटेन से जिद नहीं चलती, लेकिन नेचर के साथ जिद नहीं। देखिए, आप जिससे लड़ रहे हैं ना, वो उसके लिए हम कुछ भी नहीं है, एक डॉट से भी ज्यादा हमारी वो नहीं। अच्छा, अब ये 16 जनवरी के बाद जो नेक्स्ट विंडो थी वो थी कोई 23-24 जनवरी को। इसकी फिर अटेम्प्ट स्टार्ट हुई। जॉन स्नोरी, मोहम्मद अली सदपारा और साजिद सदपारा, कौम की दुआएं साथ थी, और दे वर एक्सपेक्टिंग के इसको सक्सेस अल्लाह ताला इन्हें देगा। लेकिन अब देखें चीज़ें कहाँ से बिगड़ना शुरू हो रही हैं। चीज़ें वहाँ से बिगड़ना शुरू हो रही हैं जहाँ आप जॉन स्नोरी 2013 को फुली एक्लेमेटाइज्ड है, लेकिन वो वेट कर रहा है कि ये टीम नाकाम हो जाए और मैं कामयाब हो जाऊँ। यहाँ से 2013 की मतलब आप 13 मैं 13 जनवरी की बात, ठीक हो गया, 13 जनवरी के जब ठीक हो गया, वहाँ से चीज़ों ने जो है ना वो ट्रेजेडी जो है ना वो स्टार्ट होनी स्टार्ट हो गई। आपका कहने का मतलब ये है कि जो पहली विंडो थी तो जॉन स्नोरी को अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए थी, इररिस्पेक्टिव के वो नेपालियों के साथ था या अलग था, ये नहीं। देखें, जहाँ नेगेटिव अप्रोच कहीं आपके जहन में आई ना तो वहाँ से कोई बेस बन गई। अब ये चीज़ें साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। 23 जनवरी की जो विंडो थी उसमें ये C3 तक गए, इवन C4 तक भी चले गए, लेकिन वेदर एकदम हार्श था और इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन किया, दे डिसेंडेड बैक। और इवन ये 23 या 24 जनवरी की बात, जी ये 23 या 24 जनवरी की बात है, और बाकायदा ये ना सिर्फ एडवांस बेस कैंप तक आए बल्कि ये बेस कैंप तक वापस आ गए। और आपने तो बेस कैंप देखा हुआ है, ये वहाँ आके इन्होंने स्टे किया और फिर ये नेक्स्ट विंडो का वेट कर रहे थे।
अच्छा लेकिन देखें, वो फिर वही बात है कि जिद, और आप वेदर से जिद कर रहे हैं, वो नहीं बनती। अच्छा, साजिद सतपारा या मोहम्मद अली सतपारा का भी किरदार मैं कोई एक दो चार लाइनों में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, दे वर वर्किंग विद जैस्मिन टूअर्स, और जॉन स्नोरी उनका क्लाइंट था। अब वो तो बाउंड थे, बिल्कुल। उन्होंने तो जॉन स्नोरी के साथ मूव करना था, दिस वे और दैट वे। लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी ये ऐसा कहूंगा कि वो जरा ज्यादा उसके साथ अटैच हो गए। हालांकि वो इसको एक लेवल आता है जहां पे आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो ज्यादा अटैचमेंट हो गई। और फिर देवर उनके भी यही था कि हम एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएं, बाप बेटा रिकॉर्ड बन जाएगा। तो इस तरह की चीज़ थी, रिकॉर्ड बनाना चाह रहे थे, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। देखें, वो अगर हम मोहम्मद अली सतपारा की बात करें या इवन साजिद सतपारा की बात करें, तो अनमैच्ड। देखें, पाकिस्तान में उस लेवल के माउंटेनियर नहीं है। हाँ, आप आशिर जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी लिमिटेड हमें रिसोर्सेज में हम क्लाइंबिंग करते हैं। हमारे पास फाइनेंस, हर चीज़ बड़ा लिमिटेड, और ख़ास तौर पे इस 8000 का जब आप माउंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब इन दोनों के पास कोई ऐसी प्रोफेशनलाइज्ड ट्रेनिंग भी नहीं। सिर्फ इनको ऐज था कि उस एरिया के थे, उस इलाके के थे, लेकिन अगेन देवर डेयरिंग, बड़े जुर्रतमंद लोग हैं, आपको पता उस इलाके के। तो वो बेचारे जो थे वो बाउंड थे जॉन स्नोरी के साथ मूव करने के। अब जॉन स्नोरी अगेन वाज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट गुड विंडो, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-3 फरवरी को। अब यहां से मेन ट्रेजेडी स्टार्ट होती। देखें, अब सिर्फ जॉन स्नोरी या साजिद सतपारा या मोहम्मद अली सतपारा मौजूद नहीं थे। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कम से कम कोई 34 क्लाइंबर्स अदर देन नेपाली भी मौजूद थे। तो उनमें से भी कोई 13-14 क्लाइंबर्स ऐसे थे कि जिन्होंने प्लान किया कि हम इस वेदर विंडो में, जो कि मीनवाइल एक्लेमेटाइज भी हो गए थे, कि हम इस वेदर विंडो को भी हम भी साथ उसके वो करें, जिसमें एसएसटी के क्लाइंट जैसे जेपी मोर थे, वो स्टार्ट में इनके साथ नहीं थे, लेकिन बिल्कुल जो लास्ट विंडो थी उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें साथ शामिल हो जाऊँ। एक वो फीमेल क्लाइंबर भी थी जिसको लास्ट डे आर्मी ने रेस्क्यू किया था। तो ये अब यहाँ से एसएसटी का जो मेन रोल है, जहाँ पे वो बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर गए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल जो अपने आप से भी है और सबसे है कि हम एक छोटा माउंटेन करने जाते हैं, हम अपनी एक्स्ट्रा बैटरीज भी कैरी करते हैं, हम वायरलेस के एक्स्ट्रा सेट्स भी कैरी करते हैं, और अगर कोई इशू हो तो हम उसको बेस कैंप पे रिजॉल्व करते हैं। उसको हम C1, C3, C4 तक नहीं लेके जाते। अच्छा, जॉन स्नोरी का उससे प्रीवियस डे वो डायरेक्टली हम भी देख रहे थे, आप भी देख रहे होंगे, जो उसका जीपीएस का वो सारी सिग्नल आ रहे थे, उसके ऊपर क्लियरली हर दिन ये लिखा आ रहा था कि बैटरी डाउन, जो कि लास्ट डे बिल्कुल उसकी बैटरी एंड हो गई, डेड हो गया, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। एक चीज़ को हम कबूल कर सकते हैं। अब दूसरी जो एक और चीज़ है कि उनका वायरलेस, आप 8000 विंटर क्लाइंबिंग के 2 विंटर एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हैं, और आपके पास जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, आपका वायरलेस प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये सवाल मेरा है सारी कम्युनिटी के से कि वो विदाउट वायरलेस वहाँ पे क्या कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो जो उनकी टूर ऑपरेटर कंपनीज थी, वो चाहे हमारी नेशनल थी या इंटरनेशनल थी, वो क्या कर रहे थे जिनके वो क्लाइंट्स थे। ठीक है ना, इस लेवल पे आप इस तरह की गलती नहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकते। माउंटेन आपको सेकंड चांस नहीं देता आशिफ, माउंटेन सेकंड कब, K2 कम से कम आपको सेकंड चांस नहीं देता। अच्छा, अब वो जैसे एक टाइमलाइन होती है ना, वो थोड़ी सी फिर आगे चल रही है, एकदम C3 के ऊपर, जहाँ पे मेरा ख्याल है 2 या हार्डली 3 या शायद 4 टेंट्स मौजूद होंगे, वहाँ पे अचानक मेरा ख्याल है कोई 18 से 20 क्लाइंबर पहुँच जाते हैं।
अच्छा, अब एसएसटी ने एक चीज थोड़ी सी डिसाइड ये की थी जब ये फाइनल उसके लिए समिट के लिए जा रहे थे, कि जो लोग बेस कैंप से C3 तक 6 आवर्स में पहुंच जाएंगे उन्हें हम आगे लेके चलेंगे। ठीक होगा। कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स उन्होंने वहां पे 2 या 3 टेंट्स लगाए। उनका ख्याल था कि कुछ लोग ही पहुंच पाएंगे। अब वो उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ लोग ज्यादा भी पहुंच गए। और सपोज अगर कोई 6 से या 8 या 10 घंटे में भी पहुंचा तो अल्टीमेटली आपने उसको रात गुजारने के लिए जगह तो देनी है। बिल्कुल। अब वहां पे हुआ ये कि उन टेंट्स में जगह भी कम थी। 3 टेंट्स की में अगर एक टेंट में अगर 3 लोगों को अकोमोडेट करने की जगह थी तो उसमें 6-7 लोग थे। अब देखें, थोड़ा सा आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पे जो लोग पहुंचे आप उन्हें कहेंगे हमारे टेंट में जगह नहीं है। आपने अकोमोडेट करना है, वी आर ह्यूमन बीइंग। और C3 पे जहाँ पे टेम्परेचर -60 होगा उस टाइम पे, तो वहां पे अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इनको छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे मैं सवाल आपसे करता हूँ और सबसे करता हूँ कि एसएसटी का क्या किरदार था। वो ये उनकी जिम्मेदारी थी ये कि वो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें अकोमोडेट करते। अब यहाँ पे एसएसटी बिल्कुल खामोश है। वो बिल्कुल कोई किसी किस्म का इस पे कमेंट नहीं करने को तैयार कि वहां पे टेंट्स क्यों कम थे। और जॉन स्नोरी या मोहम्मद अली सतपारा जो कि उस टाइम लीड क्लाइंब में थे, जो लीड कर रहे थे सारी टीम को, उनके लिए तो कैंप अपने टेंट पूरे थे। वो उनके लोगों को क्यों अकोमोडेट कर रहे थे, लेकिन करना पड़ रहा था। अच्छा, फिर उससे आगे हम चलते हैं जो एक और गलती जिसको मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी गलती थी, कि आप देखिए विंटर एक्सपीडिशन में भी आप C3 से आगे C4 फिक्स करते हैं और देन आप समिट के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैं कहूँगा कि जॉन स्नोरी वाज ओवर कॉन्फिडेंट। और ओवर कॉन्फिडेंस जिंदगी में कुछ जगह काम भी आता है, लेकिन नुकसान का बायस भी बनता है। नुकसान का बायस भी बनता है। अब आप C3 से डायरेक्टली समिट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने C4 में स्किप कर दिया। अब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैं डालता हूँ कि इस तरह करने की क्या जरूरत पेश है। ठीक हो गया, जबकि अगेन वही बात है कि इतने हार्श वेदर में इस तरह के डिसीजंस, आपका इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब जो एक और बड़ा जिसपे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि C3 से आगे रोप फिक्सिंग काम था नेपालियों का। किसी को ये पता ही नहीं कि उन्होंने वो रोप फिक्स की या नहीं की। सपोज उन्होंने की भी तो वापस आते हुए उन्होंने उस रोप के साथ क्या किया। या देखें, अब यहाँ जॉन स्नोरी और साजिद सतपारा या मोहम्मद अली सतपारा को भी एक क्वेश्चन मैं उनके लिए रखूंगा कि आप एक ऐसी रोप के ऊपर डिपेंड करने जा रहे हैं जो आपने फिक्स नहीं की और जो तकरीबन 17 दिन पहले या 20 दिन पहले फिक्स की गई, बल्कि शायद उससे भी पहले। और इस तरह के मौसम में वो हाँ, अब उस रोप की क्वालिटी क्या थी, उसके ऊपर वहां पे कितना वेदर ने इफेक्ट किया था, उसके ऊपर हो सकता है वहां से कोई मीनवाइल कोई एवलांच, छोटा एवलांच उसको हिट कर सकता है। अब उस रोप के ऊपर आप कैसे कर सकते। देखिए, हम माउंटेनियर एक एक स्टेप को 10 दफा सोचते हैं बड़ी हमने किन चीजों के ऊपर, और अपनी हम फिर सबसे बड़ा एक और जो सोचने की बात यह है कि आप उस रोप के ऊपर डिपेंड करना जा रहे हैं कि जो आपने ना सिर्फ फिक्स नहीं की बल्कि उन लोगों ने फिक्स की है कि जिन्होंने, वो आपको पता ही नहीं कि वो आपके साथ हैं, ये जिनके साथ अब साल 2 साल पहले इशू बना था। हाँ, इशू भी बना था। अब और एक बात ये है कि देखिए, अगर मैं रोप फिक्स करूंगा और मैंने उसके ऊपर साथ मूव करना हो तो मैं एहतियात के आखिरी दर्जे को भी मद्देनजर रखूंगा। बिल्कुल। लेकिन अब अगर मैंने उसके ऊपर जाना ही नहीं तो हो सकता है मैंने थोड़ी सी गफलत कर दी। अब इस गफलत की कीमत क्या है वो हम सब देख रहे हैं और मतलब हमें समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या वहाँ। अब बिल्कुल जो लास्ट डे, जो अब समझे कि ट्रेजेडी जहाँ पे स्टार्ट हो गई, C3 से इन्होंने मूव किया, बॉटल नेक तक पहुंचे, बड़ा वैलेंटाइन ये बॉटल नेक तक पहुंच गए थे। वहां पे साजिद का जो ऑक्सीजन रेगुलेटर था वो काम नहीं किया। अब ये ऑक्सीजन रेगुलेटर और ये
नेपाली देखें, अब इस बारे में भी थोड़ा सा इनके बारे में माजी में सवालात उठते रहे हैं कि ये ऑक्सीजन चोरी भी कर लेते हैं। यहाँ तक भी सवालात आए हैं कि ये इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ भी कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरे इनके मुकाबले में ना अच्छा। परफॉर्म कर सके। अब साजिद का ऑक्सीजन का रेगुलेटर काम नहीं कर रहा, ठीक हो गया, और वहाँ पे एक अच्छा डिसीजन जो एक देखिए, आप भी बेटे के साथ मूव करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो माउंटेनियरिंग में कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि जहाँ हम इनको कहते हैं कि नहीं यार यहाँ से आप वापस चले जाओ, बिल्कुल ऐसा है, ठीक हो गया ना। जहाँ पे आपने अगर परेशानी नजर आ रही हो वहाँ आपने पे। भी किया होगा, मुझे याद है हमने एक छोटी एक्सपीडिशन 2019 में मूव की थी। वहाँ पे मैंने बेटे को एक जगह पे कहा कि मैंने कहा यार मेरा ख्याल है कि इससे आप आगे नहीं जा सकते, तो आप यहीं वेट करो, मैं वापस आता हूँ। लेकिन अगेन वो मेरे साथ गया, तो ये मैं आपको एक फादर और बीइंग ए फादर बेटे मतलब के एक सेंटिमेंट्स थोड़े से समझा रहा हूँ। तो वही हुआ, साजिद को उसके फादर ने कहा कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। अब वहाँ पे जो मोहम्मद अली थे वो सारी सिनेरियो को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर गए थे कि इससे आगे चीज़ें जो है वो हार्श है, वेदर वहाँ पे हार्श फील हो था, गया उन्हें। वहाँ उन्हें फील हो गया था। अच्छा, अब ये फीलिंग उनको हो सकता है शायद वो रोप की कंडीशन, वहाँ पे बॉटल नेक पे क्या अब देखें आशिर, आपको शायद नाजरीन के लिए भी थोड़ा सा बताते हैं कि बॉटल नेक K2 का वो पार्ट है जहाँ 90% हादसा हुए। जिसने बॉटल नेक क्रॉस कर ली उसका समिट हो गया, ये एक्सेप्टेड ट्रूथ है। और इसी तरह जिसने बॉटल नेक क्रॉस कर ली वो वापसी में डिसेंट पे भी अगर बॉटल नेक आपने क्रॉस कर ली तो आप वापस सेफली पहुंच जाते, ठीक हो गया। ठीक होगा। लेकिन वहाँ पे जो हुआ तो उसके बाद वो फिर 5 फरवरी का जो दिन था, रात तकरीबन कुछ 10 बजे मेरी एक बंदे से बात हुई उसी एरिया में। उसने मुझे बताया कि सूरत हाल कुछ इस तरह है, तो मैंने उसको बड़ा एक हार्श सा फिक्रा बोला कि मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएंगे। ये सेम डे उस दिन देखिए, एक माउंटेनियर को आप भी इसी उसमें कि हमें पता है कि माउंटेन के ऊपर जब एक टाइम आप गुजार देते हैं ना, फिर एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है दैट समथिंग रॉन्ग है। ऑलमोस्ट जितने भी माउंटेनियर थे उन्हें 6 तारीख को पता था कि क्या हो चुका नहीं, है। हमें इवन मतलब 5 की रात लेट नाइट भी अंदाजा हो गया था कि समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। बेशक बोल नहीं कोई भी रहा था, नहीं, हाँ, लेकिन लेकिन बिल्कुल, लेकिन मतलब अंदाजा अंदाजा तो हो हम चुका सबको था। हो जाता है कि जब 2 4 5 घंटे एक्स्ट्रा हो जाए। एक्स्ट्रा हो जाए और कोई खबर ना आए तो चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं। और वही हुआ, हम सबने देखा। लेकिन इसको मैं इसमें 2 4 चीज़ों पे मैं जोर दूंगा, बल्कि उस पे शायद पूरी कम्युनिटी को ही थोड़ा सा सवाल उठाने भी पड़ेंगे और आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमारे मुल्क में दूसरी कंपनीज को पहले तो हम क्यों इजाज़त दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारा राइट है, बिल्कुल ऐसा ही। फिर गवर्नमेंट पे भी मैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करूंगा कि गवर्नमेंट ने हम देखें हमारे पास बेस्ट माउंटेन्स, यूरोपियन बेचारे 46-4700 से बड़ी पीक ही कोई नहीं पूरे यूरोप में, ठीक है, और हमारे पास 8611 मीटर मौजूद है। और उससे नीचे भी कराकरम की सारी पीक्स को आप देख लें, खूबसूरत रील पीक्स हैं, लेकिन सब टफ है। उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? सबसे अफसोस वाली बात यह है कि जब 2019 में हमने इस फील्ड में थोड़ा सा कदम रखा, थोड़ी सी स्टडी भी की, तो पता चला कि यार सिवाय चंद एक माउंटेन्स जो छोटे जिनका नाम ही कोई नहीं, उनको छोड़ के हर माउंटेन गोरा पहले क्लाइम कर गया। और क्लाइम भी कब कर गया? 1941, 1950, 1953। उसने हमारे लिए छोड़ा ही कुछ नहीं। और जो उसने छोड़ा भी है उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमें ना कभी सपोर्ट की, ना किसी क्लाइंबर को सपोर्ट की। और सबसे अफसोस वाली बात यह है कि क्या इस मुल्क में मशहूर होने के लिए मरना पड़ेगा? देखिए ना, ये तो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, मोहम्मद अली सदपारा हमारा एलीट क्लाइंबर था, उसको रिकग्निशन उसके बाद मिली। कितनी अफसोस वाली बात है कि इनसे पहले हसन सतपारा साहब, वो भी सतपारा, उनको भी ठीक है ना,
यही सेम उनके साथ भी हुई, वो बेचारे बीमारी की हालत में मेरा ख्याल है उनकी डेथ हुई। तो वो भी जनाब हुकूमत से शिकायत करते ही इस दुनिया से इसलिए रुखसत हुए कि आप देखें वो बड़ी मिजरेबल कंडीशंस हैं उस एरिया में, आप भी जाते हैं तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई गवर्नमेंट उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। ना गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट कुछ कर रही है और ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर रही है। और फिर जब हादसा पेश हो जाता है तो उसके बाद हम सब जो है वो खराज तहसीन पेश करने के लिए पहुंच जाते हैं, जो कि इस मुल्क का आलमी है। अब मेरा ख्याल है मुझे नेक्स्ट डे एक दोस्त की कॉल आई और उसने कहा कि मोहम्मद अली सदपारा खुद तो चला गया लेकिन जाते जाते माउंटेनियरिंग में जान डाल गया। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि पाकिस्तान में भी हम कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाएं और ये सिर्फ 4 दिन की वक्ती खबरें ना हों, इस पे हम बाकायदा इंस्टीट्यूट्स बनाएं जो क्लाइंबर्स हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आप सबका भी डाटा मैं बहुत एक खुला अगर आपको एस्टिमेट दूं तो 150 से ज़्यादा क्लाइंबर नहीं होंगे, क्लाइंबर नहीं, जिनको क्लाइंबर कहा जाता है। जिनको क्लाइंबर आप कह सकते हैं। और उनमें से भी अगर 8000 या 7000 की भी आप बात करें तो शायद मेरा ख्याल है 10 या 15 लोग से ठीक ज़्यादा होगा। आप नहीं निकाल सकेंगे। तो चलें छोटे माउंटेनियर्स को छोड़ दें, उन 15 को ही हम थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में जाके पाकिस्तान के झंडे लहराने हैं, लेकिन बिल्कुल। हमें को सपोर्ट तो कर स्पोर्ट स्पोर्ट ही किसी लेवल की आप देखें स्पोर्ट मौजूद नहीं है, ना टुवर्ड्स स्पॉन्सरशिप, ना इवन रिकग्निशन, किसी लेवल की भी कोई रिकग्निशन नहीं। ठीक है, तो ये थोड़े से अलमी हैं हमारे। लेकिन अगेन फिर वो उसी हम बात करते हैं कि जो केटू के ऊपर जो हुआ उसमें एसएसटी का किरदार काफ़ी मशकूक, नेपालियों का अब देखें बज़ाहिर शायद ऐसा नज़र आ रहा है कि नेपालियों का प्लान ये था कि नेपालियों के अलावा समिट ही कोई ना कर सके। अब देखें वो जो एक क्लाइंबर था सरजी, अब ये 16 जनवरी वाली विंडो में उनके साथ था, लेकिन वो C3 से स्लिप करता है, फिर उठता है, फिर चलता है, और फिर वो C3 से C1 से फिर वो स्लिप करता है और एडवांस बेस कैंप के करीब कहीं उसकी डेथ हो जाती है। मतलब वो C3 से गिरता है, वहां पे वो जख्मी होता है, फिर वो डिसेंड कर जाता है। फिर वो जाना डिसेंड उसने करता है, उनके साथ था। हाँ, लेकिन वो डिसेंड करता है और फिर C1 से वो स्लिप करता है और उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, जो फर्स्ट डे न्यूज़ आई थी वो ये थी कि रोप का कोई इशू बना, रोप कट गई या रोप टूट गई, जिसको एसएसटी ने फौरन क्लियरेंस दी कि नहीं, वो अपना वो चेंज कर रहा था, एंकर चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से शायद उसकी डेथ हो गई। अब ये सारी चीज़ें नेपालियों के किरदार पे, और सिर्फ हम पाकिस्तानी बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल माउंटेनियर्स जो कि अदर देन ये जिनकी डेथ हुई है वो भी उस एक्सपीडिशन में मौजूद थे, जिनके पास बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज है, वो भी इस पे क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं और क्वेश्चन मार्क भी उसके ऊपर लगा रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। और यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हमें गवर्नमेंट को, हम सबको कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि ये ना हो, आइंदा ना हो। हम अगर कुछ लोग मशकूक हैं तो उनको इजाजत ही उन ना दी जाए। उनको, हाँ, देखिए हर फील्ड में काली भेड़ें आशिर मौजूद होती है, लेकिन ये जो हमारी माउंटेनियरिंग फील्ड है इसमें काली भेड़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं हम सोच भी नहीं सकते, तो उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी इकदाम करने पड़ेंगे, हमें इंडिविजुअली इस पे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई इस पे असूल व ज़वाबित मुरतब करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, बड़े शदीद, बड़े सख्त किस्म के, ताकि फ्यूचर में हम मज़ीद किसी ट्रेजेडी से बच सकें। ट्रेजिडी से भी बच सकें। और हमारे पास अब मज़ीद मोहम्मद अली नहीं कि हम उनको इस तरह दूसरों की एक्सपीडिशंस पे कुर्बान कर सकें। अब ये तो हो गया पाकिस्तान में कि ये हुआ, मशकूक के कुछ लोग मशकूक हैं। जी ऐसे, अब कुछ लोग जिनको एवरेस्ट पे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ, जी बिल्कुल ठीक। और करने वाले कौन थे, मतलब हाँ, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी जी डाल दें। जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारे बड़े मशहूर, आप भी उन्हें जानते होंगे, कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी साहब। वो
8th एवरेस्ट क्लाइंबर है। अब उनके साथ जो हुआ वो भी अलार्मिंग था। आप देखें कि उनके साथ तो बिल्कुल एक मौका ऐसा आया था कि जब हम सब ने होप ख़त्म कर दी थी कि कर्नल साहब इज़ नो मोर, तो फिर वहाँ पे नेपालियों का किरदार की मैं बात करूँगा कि आप देखें वो उनको कर्नल भट्टी साहब के साथ कोई वो नहीं थी, कोई तनाज़ा नहीं था, मतलब नहीं कुछ भी ऐसा नहीं नहीं, था। उन्हें कर्नल भट्टी के साथ कोई रगबत भी नहीं थी, कोई लगाव भी नहीं था। ठीक होगा। उन्होंने उनका प्लान ये था कि जो हमारा शर्पा वहां पे फंस गया है, चूंकि एक और टीम उनके पास से गुजरी कर्नल भट्टी साहब के साथ, और वो जो शर्पा था उसके पास से एक टीम गुजरी जो नेक्स्ट डे समिट के लिए जा रही थी, तो इन्होंने उनसे कहा कि वी नीड ऑक्सीजन एंड दे फ्लैटली रिफ्यूज्ड। उन्होंने फिर नीचे बेस कैंप को इतला दी कि 2 लोग यहाँ पे सेमी ऐसे मुर्दा कंडीशन में मौजूद हैं, लेकिन उनकी सांस चल रही है। फिर नीचे से एक रेस्क्यू मिशन ये नेपालियों ने अरेंज किया, और उनका अल्टीमेट मोटिव अपने क्लाइंबर को वापस लाना था। हाँ, वो कर्नल भट्टी साहब की लक कह लें या अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी देनी थी, वो जिसको कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, तो सेम वही सूरत हाल बनी। वो अपना क्लाइंबर लेने गए थे, आगे से अल्लाह की तरफ से भट्टी साहब भी उन्हें मौजूद मिल गए, और फिर वो जो टीम वापस आ रही थी उन्होंने अपने बचे हुए सिलेंडर्स इनको दिए एंड दे सर्वाइव। अब यहाँ पे कोई पूछे कि यार हम पाकिस्तान से जा रहे हैं, हम आपको पे भी कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे मल फंक्शन कर सकता है? वहाँ पे हुआ ऑक्सीजन की कमी की वजह से, मतलब यह कि सिलेंडर कम लेके गए। हाँ, जो जो हमें कर्नल भट्टी साहब के साथ भी मेरी एक एक्सपीडिशन रही, उसमें कर्नल भट्टी साहब से बड़ी इस बारे में तफसीली बातचीत हुई, तो ये था कि वो सिलेंडर ही उन्होंने कम कैरी किए थे, तो जिसकी वजह से देखिए आप डेथ जोन में ऐसा रिस्क कैसे ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों की जिंदगियों से कैसे खेल रहे हैं? ये जिंदगी से खेलने वाली बात ही जिंदगी से है। खेलने वाली बात है ना। लेकिन ये नेपाली जो है वो शायद इनको थोड़ा सा स्नब करना पड़े। मुझे जी एक फॉरेनर लेडी के बारे में भी पता चला कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, ये आपके एवरेस्ट की बात है। अच्छा, तो लेकिन वो भी जो है मेडिकली वो बच गई, और उसने फिर आके ये बात भी की, खुद उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरा शिरपा मुझे छोड़ के ही भाग गया, मतलब उसका शिरपा उसको छोड़ के चला गया। ये इस पे देखे मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेशनली भी लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, और इसके ऊपर हमें पाकिस्तान में भी बड़े लेजिस्लेशन की ज़रूरत है कि एक तो हम अपने लोगों को ट्रेन करें, और दूसरा ये है कि जो फॉरेन कंपनीज हमारे मुल्क में ऑपरेट कर रही हैं उनको हम रोकें। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अमेरिकन में एक समिट है डेनाली, 6000 का माउंटेन है। यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट कि आप वहां जाके ऑपरेट कर लें, आप सोच भी नहीं सकते। आप पाकिस्तान के बेस्ट क्लाइंबर हो, आप 8000 भी हो, आप वहां पे जाके ऑपरेट नहीं कर सकते। आपने डेफिनेटली किसी अमेरिकन टूर ऑपरेटर को हायर करना है टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर यू। तो और वो जिम्मेदार भी होंगे अगर कुछ हो जाता है तो। देखिए कुछ हो जाना माउंटेन्स पे कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर ऑन माउंटेन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कुछ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। हम सब आप भी जानते हैं कि जब हम ऐसे एक्सपीडिशंस पे जाते हैं तो घर मिल के जाते हैं, तो हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हो जाना, फिर अल्टीमेटली ये और इसी वजह से वो ऑपरेट किसी और को करने नहीं देते, इसी वजह से वो किसी और को ऑपरेट नहीं करने देते कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। जैसे कि देखिए ना, जो भी हुआ केटू पे, हमारी आर्मी ने ही उसको बैकअप भी किया, रेस्क्यू भी किया, और जो भी सारी तफसीलात हम जानते हैं कि जो भी वहाँ पे मामला हुए। तो ये थोड़ा ये सूरत हाल आपके सामने। बहुत शुक्रिया जदी साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सो नाज़रीन, ये बहुत ही कीमती बातें थी जो हमने इमतिसाल अहमद जदी साहब के मुंह से सुनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हर बंदे को इन बातों का नहीं पता। तो अपने एक्सपीरियंस और आप जो कुछ उस वक़्त केटू पे हो रहा था उसको सामने रखते हुए उन्होंने ये बातें की,
और बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो भी उन्होंने उजागर किए, और क्या क्या वहाँ पे खराबियाँ हुई की गई, जो कुछ भी है ये सब कुछ आपने सुना। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सबका हाथ मिला करें।